You're listening to the Quince podcast. ये जो यूपी है ना, यहाँ चुनाव जीतने के लिए पार्टियां पूरा जोर लगा रही है। पॉलिटिक्स में पैसा और पावर के साथ फेक न्यूज का भी तड़का लग रहा है। कभी कोई बयान वायरल हो जाता है तो कभी वीडियो। लोग बिना सोचे समझे धड़ल्ले से व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करते रहते हैं। खुद तो प्रभावित होते हैं, दूसरों को भी फेक न्यूज के जाल में फंसा देते हैं। आज के इस एपिसोड में यूपी चुनाव से जुड़ी ऐसी ही कुछ फेक न्यूज पर बात करेंगे और जानेंगे कि उन खबरों में द क्विंट की वेबकूफ टीम ने उसे कैसे एक्सपोज किया। लाइट्स, एक्शन, पॉलिटिक्स। यूपी इलेक्शंस में क्या बड़ा हो रहा है? जो हो रहा है उसका मतलब क्या है? यूपी को जानने वाले एक्सपर्ट्स को सुनिए प्रतीक वाघमारे के साथ क्विंट हिंदी की इस नई पॉडकास्ट सीरीज में ये जो यूपी है ना। तो यूपी चुनाव से जुड़ी फेक न्यूज पर चर्चा से पहले जान लेते हैं यूपी की बड़ी खबरें हमारी सहयोगी विकास कुमार से। प्रतीक, थर्ड फेज का चुनाव चूंकि नजदीक आ चुका है। आज 17 तारीख है, 20 तारीख को थर्ड फेज में चुनाव है। थर्ड फेज की सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से एक करहल है, जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। आज यहाँ पे पूरे चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने रैली की और संयोग रहा कि अखिलेश यादव अपने पिता के साथ मंच साझा कर रहे थे। उस रैली में मुलायम सिंह यादव ने कहा कि किसान, नौजवान और व्यापारी तीनों मिलकर देश को मजबूत करेंगे। और वहीं पे अखिलेश यादव ने करहल रैली में बीजेपी को एक नया नाम दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ कोई नहीं बोलता। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, इन्हें भारतीय झगड़ा पार्टी नाम कर लेना चाहिए। वहीं करहल के रैली को लेकर के लखनऊ में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले कि करहल में अखिलेश ने हार के डर से पिता मुलायम को प्रचार के लिए उतारा है। अब बात कर लेते हैं मायावती की। बांदा में थी आज वो। उन्होंने कहा कि दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के वोटों के लिए कांग्रेस तरह तरह के नाटक कर रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि सत्ता में होते हैं तो वो इन वर्गों को भूल जाते हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ जालौन में थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने जालौन के 58,000 से अधिक किसानों का कर्ज माफ किया है। आज ये प्रदेश की बड़ी रैलियों में से ये अपडेट है। प्रतीक, शुक्रिया विकास। बात फेक न्यूज की होने वाली है तो मुझे याद आ रहा है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो ट्वीट जो उन्होंने 15 फरवरी को इटावा में हुई चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद ट्वीट किया था। उन्होंने फोटो ट्वीट कर लिखा, इटावा इतिहास रचने जा रहा है। फोटो में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ थी। योगी आदित्यनाथ के ट्वीट को देखकर लग सकता है कि ये तस्वीर इटावा की ही है, हालांकि ये सच नहीं है। दरअसल ये तस्वीर तो 19 दिसंबर 2021 की निकली। मथुरा में योगी आदित्यनाथ ने जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की थी, तब की तस्वीर थी। ऐसी कई सारी फेक न्यूज इस चुनाव में वायरल है। द क्विंट में वेबकूफ टीम है जो ऐसी फर्जी खबरों की पड़ताल करती है और सच्चाई का पता लगाती है। आज मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा और जानेंगे कौन सी बड़ी फर्जी खबरें इन दिनों फैल रही है और वे सच्चाई का पता कैसे लगा रहे हैं। तो मेरे साथ बातचीत करने के लिए है कृतिका गोयल, जो द क्विंट की वेबकूफ टीम को लीड करती है। हाय कृतिका। हाय प्रतीक। और साथ ही सिद्धार्थ हैं जो वेबकूफ हिंदी टीम के साथ बतौर फैक्ट चेकर काम कर रहे हैं। आपका भी स्वागत है सिद्धार्थ। शुक्रिया प्रतीक, शुक्रिया। तो कृतिका, आपसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यही बताइए, यूपी चुनाव से जुड़ी ऐसी सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा वायरल अफवाह, फेक न्यूज आपको जो लगी हो, जिसको लोगों ने सच मानकर शेयर किया हो। जी। सिद्धार्थ, एक बात है कि इलेक्शन से पहले हम बहुत तरीके की अफवाहें और गलत खबरें सोशल मीडिया पे, नेताओं के भाषण में, कई जगहों पे सुनते हैं। आई थिंक एक तरीके का नैरेटिव या एक तरीके की खबर जो हम काफी ज्यादा देख रहे हैं, शुरुआत से देख रहे हैं, वो है एलिगेशंस की कैसे ऑपोजिशन लीडर्स माइनॉरिटी अपीजमेंट के लिए कई चीजें करते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक छोटा सा बस जल्दी से एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि एक मैसेज बहुत ज्यादा वायरल हुआ था ऑलमोस्ट हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जो कहता था कि कैसे समाजवादी पार्टी जब पावर में थी यूपी में, तो उन्होंने जो किया वो माइनॉरिटी अपीजमेंट के लिए किया। उसमें कई सारे फिगर्स मेंशन्ड थे
कि उन्होंने इतने मस्जिद बनवाए, इतना पैसा खर्च किया उस मस्जिद पे। ये भी बोला गया कि इतने हिंदुओं को उनके टेन्योर में मारा गया। काफी काफी सारे आंकड़े दिए हुए थे और काफी बहुत लंबा क्लेम था, करीब 6-7 चीजें उसमें लिखी हुई थी। तो अब जब हम उस क्लेम को एक्चुअली में हमने फैक्ट चेक करना शुरू किया तो उसमें हमने पाया मोस्ट ऑफ द चीजें एग्जैजरेटेड थी और सच नहीं थी। जैसे कि पहला क्लेम था उस मैसेज में कि समाजवादी पार्टी के टेन्योर में एक सबसे बड़ा जो हज हाउस बना था वो मेरठ में बना था और उसका कॉस्ट था अराउंड 70,000 करोड़। अब ऑब्वियसली यू ऑल्सो अंडरस्टैंड 70,000 करोड़ काफी बड़ी फिगर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। पर जब हम इसकी पड़ताल कर रहे थे हमने देखा कि ऐसा सच नहीं था। इनफैक्ट मेरठ में कोई बहुत बड़ा हज हाउस है ही नहीं। तो वी लुक्ड एट गवर्नमेंट डेटा, वी लुक्ड एट कहाँ हज हाउस है उत्तर प्रदेश में और किसके टेन्योर में बना, कितना पैसा खर्च हुआ उसके कंस्ट्रक्शन पे। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा कई और ऐसे दावे किए गए थे। ऐसे बोला गया कि समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में 2017 में बोला था कि अगर हम यूपी में आएंगे पावर में तो हम हर मुस्लिम क्लेरिक को 25,000 रुपए देंगे। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि हम कई बार ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन भी देखते हैं जिसमें हम देखते हैं कि कैसे पार्टीज एक दूसरे को टारगेट करती हैं कम्युनिटीज को लेके। ये बोल के बेसिकली आप कम्युनिटीज को एक दूसरे के खिलाफ यूज करते हो और आप ये बोलने की कोशिश करते हो कि अगर ये पार्टी आएगी तो ये सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए काम करेगी और दूसरी कम्युनिटी के लिए काम नहीं करेगी। तो ऐसे कई बार, अब जैसे ये दावा मैं आपको जो बता रही थी इसके बारे में, ये काफी गलत था। मतलब इसमें आधी से ज्यादा जो इंफॉर्मेशन थी या तो वो एग्जैजरेटेड थी या वो कंप्लीटली बेसलेस थी। तो ऐसे कई दावे हम देखते हैं, पर ये सिर्फ एक तरीके का दावा है जो मैं बता रही हूँ। आई थिंक इसके अलावा सिद्धार्थ भी आपको बता पाएंगे कि हम और कैसे टाइप के दावे देखते हैं और हम कैसे देखते हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी या एक ही कैंडिडेट या कोई एक ही इंसान टारगेट हो रहा है। कैसे हर क्लेम के पीछे एक अंडरलाइन नैरेटिव होता है और कैसे एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है रिपीटेडली वैसे क्लेम्स यूज करके। ओके, हाँ सिद्धार्थ। जी बिल्कुल, मैं सहमत हूँ इस बात से। जैसा कृतिका ने बताया कि कई क्लेम ऐसे दिखते हैं जिसमें ये साबित करने की कोशिश होती है कि फलानी पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो वो सिर्फ उस एक समुदाय विशेष के लिए काम करेगी, और एक तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते दावे होते हैं कि भाई इन्होंने 70,000 करोड़ का हज हाउस बनवा लिया। और उसी मैसेज में एक और फैक्ट मुझे याद आ रहा है, ये भी था कि मुजफ्फरनगर दंगों में जो 64 हिंदुओं की हत्या कराई गई, जबकि जब हमने फैक्ट चेक किया तो वो आंकड़े कुछ और ही थे। मतलब दोनों समुदायों के लोगों की जान गई थी, पर उसमें जानबूझकर ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई थी कि ये एक धर्म के खिलाफ हैं और एक धर्म का अपीसमेंट करते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पार्टी घेरे में है फेक न्यूज के, एक ही नेता पर आरोप लगाया जा रहा है। सब घेरे में है और सब तरफ से झूठ फैलाया जा रहा है। जैसे कि एक स्क्रीनशॉट वायरल हुआ, जो सुन रहे हैं उन्हें याद आ रहा होगा कि काफी हास्यास्पद था वो, पर बहुत दुखद है कि उसका भी फैक्ट चेक करना पड़ा। वो एक बुलेटिन का स्क्रीनशॉट था और उस पर लिखा हुआ था कि अमित शाह ने की मुख्यमंत्री बदलने की बात तो योगी आदित्यनाथ ने दे डाली सपा ज्वाइन करने की धमकी। अब ये पहली नजर में देखने पर लगता है कि यार ये क्या है, मतलब वो कोई सीएम पद का दावेदार है, वो क्यों ही ऐसा कहेगा और कोई क्यों ही इसे सच मानेगा। लेकिन अगर हम थोड़ा गंभीरता से कुछ देखें कि वो कितना ज्यादा बड़े पैमाने पर वायरल था, और सबसे बड़ी बात ये किस वक्त शेयर किया गया, ये उस वक्त शेयर किया गया जब वाकई बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। तो आप इसकी टाइमिंग देखिए, मतलब न्यूज फैलाने वालों को भी इतना नासमझ हम ना समझें कि वो तो बस फॉरवर्ड कर देते हैं बिना देखे। नहीं, ये बाकायदा एक ऑर्गेनाइज्ड टूल की तरह इस्तेमाल हो रहा है ना। कि 2 दिन पहले 3 बीजेपी नेताओं ने सपा ज्वाइन की, तो अगले दिन ये स्क्रीनशॉट वायरल कराया जा रहा है कि योगी ने भी धमकी दे दी है अमित शाह जी को कि वो भी सपा समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। फिर एक और आया था, वो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर था। एक न्यूज बुलेटिन का स्क्रीनशॉट था और मोदी जी के बयान की तरह उसमें लिखा था कि मैं जब छोटा था तो
जाटों के घर से लस्सी मांग कर पीता था। मतलब वो ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही थी कि मोदी जी जाटलैंड गए और उन्होंने जाट वोटों को साधने के लिए ये दावा कर दिया कि मैं बचपन में इतना कनेक्टेड था जाटों से, है ना। ऐसा मतलब ये कई बार आलोचना होती है सोशल मीडिया पर उनकी कि वो जहां जाते हैं उसके होकर बात करते हैं, ठीक है। तो उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए ये कई लोगों ने इसे सच भी माना, कई वेरीफाइड यूजर्स ने तक इसे शेयर कर दिया कि बताइए ऐसा। पर जब हमने देखा तो वो जो बुलेटिन था वो तब का था जब वो एनसीसी की एक समारोह में गए थे और उस वक्त का वो बुलेटिन था और उसको एडिट किया गया था प्रॉपरली और ये गलत बयान उसमें जोड़ा गया था। वो पूरा बयान हमने सुना, पीएम मोदी ने उस पूरे भाषण में जाटों का कहीं जिक्र नहीं किया, इवन चुनाव का भी जिक्र उसमें नहीं था। वो एनसीसी कैडेट को लेकर ही जो भी बात कर रहे थे वो कर रहे थे, है ना। उस भाषण का एक बयान हालांकि जो उन्होंने सच में दिया था वो काफी वो भी मिला था उसे मीडिया में हेडलाइन की मैं भी एनसीसी कैडेट रहा हूँ, है ना। पर तो सिद्धार्थ आप इसको एक बार थोड़ा और इस बात पर फोकस करते हुए इसको बताइए डिटेल में कि आप कैसे उस भाषण तक पहुंचते हैं और कैसे फिर इसमें सच का पता लगाते हैं कि ये जो स्क्रीनशॉट वायरल हुआ न्यूज़ बुलेटिन का ये फर्जी था, ये कैसे आप यहाँ तक पहुंचते? हाँ बिल्कुल। तो उसमें हर मामले में अलग अलग होता है तरीका। उस मामले का मैं आपको बताता हूँ कि उस स्क्रीनशॉट में ना जिस न्यूज चैनल का वो बुलेटिन था उसका लोगो दिख रहा था साफ साफ, इंडिया टीवी का था वो। तो और उसमें एक परिधान में मोदी जी संबोधित करते हुए दिख रहे थे लोगों को बुलेटिन के साइड में। तो वो परिधान हमने सर्च किया कि इंडिया टीवी के बुलेटिन में पीएम मोदी के भाषण से जुड़ा हाल का कौन सा वीडियो रिपोर्ट जारी हुआ है। तो वो हमें मिल गया, परिधान मैच कर रहा था। और फिर उस एग्जैक्ट फ्रेम को हमने चेक किया कि फॉर एग्जांपल 5 मिनट 51 सेकंड पर ये बुलेटिन सेम वैसे ही फ्रेम में है जैसा कि वायरल स्क्रीनशॉट में दिख रहा है, बस इसका टेक्स्ट अलग है। आप समझ रहे हैं, पीएम उसी पोजीशन में दिख रहे हैं, उनका फोटो उसी मुद्रा में है, सब कुछ वैसा ही है। नीचे ऊपर जो ब्रेकिंग दिख रही है वो भी वैसी है, बस बीच में जो पीएम मोदी का बयान उसे एडिट करके बदल दिया गया, सामने बुलेटिन का जो टेक्स्ट फ्लैश होता है उसे। तो ऐसे हम उस तक पहुंचे थे। हाँ, लेकिन मतलब ये बहुत आसान हो गया आजकल, थोड़ा सा आप फोटोशॉप कर दो तो उसको थोड़ा बदल दो और सारी चीजें बदल जाती है। लेकिन कृतिका मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि यूपी चुनाव में भी ढेरों खबरें आ रही हैं, आप लोग रोज बहुत सारी खबरें देख रहे हैं, उसको बर्स्ट भी कर रहे हैं, लेकिन आप इन फेक न्यूज को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं? वो जाल कैसे बिछा रहे हैं कि आपके हाथ में फेक न्यूज आ जाती है? हाँ कई सारे तरीके होते हैं। मतलब हमारा एक व्हाट्सएप टिपलाइन नंबर है जहाँ पे हमारे जो रीडर्स होते हैं वो हमें क्वेरीज भेजते हैं कि क्या ये इंफॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं, क्या ये इंफॉर्मेशन फैक्चुअल है या नहीं। दूसरा, हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक। हम बहुत क्लोजली इन प्लेटफॉर्म्स को मॉनिटर करते हैं देखने के लिए कि किस तरीके का, एज आई सेड, नैरेटिव सेट किया जा रहा है या किस तरीके की इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है। दूसरा काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन होती है दैट्स पैरेलल टू द न्यूज साइकिल। ये एक चीज मैंने कई सालों से हर न्यूज इवेंट के साथ देखी है। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई एक बड़ा न्यूज इवेंट होता है उसके साथ हम जनरली देखते हैं कि कोई ना कोई मिस इन्फॉर्मेशन, कोई ना कोई गलत खबर उसके साथ जरूर आ जाती है। जैसे मानिए कि इलेक्शंस का एग्जाम्पल नहीं है, पर अगर मैं एक और एग्जाम्पल देख सकूं आपको, अभी हाल ही में लता मंगेशकर जी की जब डेथ की न्यूज आई थी तो उसको लेके भी एक बहुत बड़ी अफवाह भी उसके साथ आई थी। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान जो उनके फ्यूनरल में गए थे, लोगों ने बोला कि वो उनके ऊपर, उनके मॉर्टल रिमेन्स के ऊपर, उनके बॉडी के ऊपर खड़े होके थूक रहे थे जबकि वो दुआ पढ़ रहे थे। तो मतलब हमेशा हमने देखा है न्यूज के साथ साथ कैसे इन बड़े बड़े न्यूज इवेंट्स के साथ साथ मिस इन्फॉर्मेशन भी आती है। और सेम चीज होता है इलेक्शंस को लेके। तो हमें पता है कि 5 स्टेट में इलेक्शंस हैं, तो हम इसलिए बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इन सारे खबरों को लेके कि उत्तर प्रदेश में आज पोलिंग है तो इसको लेके कि कोई खबर फैलाई जा रही है जो गलत है, जो सच है, क्या कुछ गड़बड़ है या नहीं। कई बार हमने देखा है कि ऐसे वीडियोस आते हैं जहाँ पे बोला जाता है कि देखिए कैसे पोलिंग बूथ पे लोगों में हिंसा हो गई, या बोलते हैं कि कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई हो गई।
तो वो सच है कि नहीं, ये सब हम करते हैं। ये सब हम अपने रीडर्स की हेल्प से, अपनी सोशल मीडिया ट्रैकिंग की हेल्प से करते हैं। इसके अलावा जो एक और चीज होती है, अब ऑब्वियसली इलेक्शंस हैं, रैलीज होंगी, स्पीचेस होंगी। हम उन सारी रैलीज और स्पीचेस को भी, जिसमें नेता बात करते हैं, उन सबको बहुत क्लोजली सुनते हैं, ये देखने के लिए कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको हमें वेरीफाई या फैक्ट चेक करना चाहिए। एक एग्जांपल देना चाहूंगी, जैसे मैंने ना आई थिंक ऑलमोस्ट हर जगह ये सुना है, न्यूज़पेपर में, एड में देखा है, और रैलीज में भी सुना है, और इनफैक्ट कोइंसिडेंटली अभी 2-3 दिन पहले रेडियो पे भी सुना था। हर बार बोला जाता है कि पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में कोई दंगे नहीं हुए हैं। ये चीज रिपीटेडली बोली जा रही है, पर क्या ये सच है या नहीं, ये जानना जरूरी है। एज अ वोटर, अगर कोई इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना चाहता है, तो हमें सही जानकारी हासिल करनी चाहिए, और हमें सही जानकारी होनी चाहिए, करेक्ट? तो हम वही करते हैं, हम इन सब चीजों को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं। हम, जैसे मैंने मेंशन किया, हम पॉलिटिकल रैलीज सुनते हैं, तो हमारी एक सीरीज है नेता फैक्ट चेक। हम जो ये रैलीज में हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे लीडर्स, हमारे नेता बोलते हैं, हम उनको भी सुनते हैं, ये सुनने के लिए कि क्या इन्फॉर्मेशन जो लोगों के साथ शेयर की जा रही है वो सही है या नहीं। बिल्कुल, इन्फॉर्मेशन तो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। हमें लगता है सिर्फ टेक्स्ट या यहीं पर फेक न्यूज होती सकती है, लेकिन भाषणों में भी आपको कई सारी ऐसी चीजें दिखती है जो कि गलत है। लेकिन अगर आप, जैसा एक आपने उदाहरण दिया कि दंगों को लेकर जो भाषणों में कहा गया कि यूपी में पिछले 5 साल से कोई दंगे नहीं हुए, तो इन चीजों का आप सच का पता आप लोगों ने कैसे लगाया, इसको कैसे बस्ट किया आपने? तो जैसे मैंने बोला कि ये एक क्लेम है, अब हमने स्पीच सुनी, हमें लगा कि अच्छा ठीक है, हमें ये इन्फॉर्मेशन चेक करनी चाहिए। इस केस में हम वेरीफाइड सोर्सेस पे ट्रस्ट करेंगे, गवर्नमेंट डेटा पे ट्रस्ट करेंगे, बिकॉज अगर ये क्लेम कोई नेता बोल रहे हैं, तो हमें ये जानना चाहिए कि सरकार क्या बोल रही है, या सरकारी आंकड़े क्या बोलते हैं, बिकॉज वो रिलायबल इंफॉर्मेशन है, राइट? दैट इज द डेटा जो गवर्नमेंट हमें दे रही है, करेक्ट? सो दैट इज समथिंग वी कैन रिलाई ऑन। तो अब जो इस केस में हमने एनसीआरबी डेटा को चेक किया। एनसीआरबी इज अंडर द होम मिनिस्ट्री। सो एनसीआरबी डेटा में डेटा होता है कि किस स्टेट में कितना किस स्टेट में रायट्स हुए हैं या नहीं हुए हैं। उनके डेटा में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं ऑब्वियसली, और उसमें से राइटिंग भी एक कैटेगरी होती है। तो हमने एनसीआरबी डेटा चेक किया था, और एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंगली ये क्लेम सच नहीं है। ऐसा नहीं है कि यूपी में पिछले 5 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ। सो अगेन, इसके बेसिस पे हम ये चीज बता सकते हैं लोगों को कि जबकि किसी एक इंसान ने ये बोला, मानिए जैसे ये क्लेम चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, उन्होंने खुद भी बोली है ये बात कि पिछले 5 सालों में कोई दंगा नहीं हुआ। तो अगर उन्होंने बोली है, तो हम अपनी स्टोरी में बहुत ही क्लियर ढंग से लिखते हैं कि ये चीज इस रैली में चीफ मिनिस्टर ने बोली है। बट जब हमने एनसीआरबी डेटा देखा, तो ये सच नहीं है। हमने देखा कि इतने XYZ नंबर ऑफ केसेस ऑफ राइटिंग हुआ है। तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे फॉर अस टू फैक्ट चेक ऑल दीज क्लेम्स। आप वेरीफाइड ट्रस्टेड सोर्सेज, गवर्नमेंट डेटा पे रिलाई करके अगर आप इंफॉर्मेशन लोगों को दे रहे हो, तो या तो फिर गवर्नमेंट डेटा, अगर फिर इफ समबडी सेज कि नहीं, आप जो बोल रहे हो वो गलत है, तो देन इट्स नॉट directly questioning, then you're directly questioning the government data, because we are relying on the government data. उसी के डेटा को हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल जी। सिद्धार्थ, मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि यूपी चुनाव की जितनी भी आप खबरें देख रहे हैं, जो फर्जी खबरें खासकर आपके सामने आ रही है, तो क्या उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई नैरेटिव सेट करने की कोशिश है, या किसी तरीके का माहौल बना रहा है? कुछ ऐसी फर्जी खबरों को अगर आप बताएं। बिल्कुल, नैरेटिव सेट करने की कोशिश ही है दोनों तरफ से। पहले नैरेटिव तो यही है कि उन्हें अपनी बात सच साबित करनी है, अपना दावा सच साबित करना है, फेक न्यूज को एक टूल की तरह इस्तेमाल करके। नैरेटिव कई सारे हैं। जैसे पहला नैरेटिव कृतिका ने बताया, मुस्लिम तुष्टीकरण है ना, कि ये लोग आएंगे तो सिर्फ मुस्लिमों के लिए करेंगे, आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, है ना। तो उसके लिए उन्होंने एक फेक फिगर दे दिया, 70,000 करोड़ में हज हाउस बना था। एक्चुअली जिस सिटी का नाम लिया जा रहा है वहां कोई हज हाउस था ही नहीं। दूसरी तरफ ये था कि
भाई आपका तो सीएम कैंडिडेट ही पार्टी छोड़ रहा है, जिसका मैंने एग्जांपल दिया है ना, आप किसे वोट दे रहे हैं। वो दूसरी तरफ से ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि आपका तो सीएम कैंडिडेट ही पार्टी छोड़ रहा है। ये देखिए स्क्रीनशॉट बुलेटिन का नैरेटिव दोनों तरफ से है, और यही एक नैरेटिव है कि वो जो कह रहे हैं उसे जनता सच माने। साम दाम दंड भेद वो इस्तेमाल कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद के आगे फेक न्यूज भी जोड़ देना चाहिए, बस यही है। तो आखिर में दोनों से एक सवाल है कि आम लोगों के लिए, अगर हम बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में ना जाकर, अगर आम लोगों के लिए हम बताएं कि वो कैसे फेक न्यूज को एक तो आइडेंटिफाई करें और वो खुद अपने लेवल पे इसको कैसे बर्स्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसा अभी कृतिका ने बताया कि हमने एनसीआरबी डेटा को जाकर चेक कर लिया और उससे हमें मतलब बहुत ही आसान तरीके से पता चल गया। तो ये कैसे आप आम जनता के लिए बताएंगे वो कैसे इसको आइडेंटिफाई करें और फिर बस्ट कर सके? सिद्धार्थ। हाँ। ओके, तो सबसे पहले तो ये कि कोई सूचना सही है या नहीं ये कैसे पता लगाएं। तो सबसे पहले तो खुद को थोड़ा सा जज करने की कोशिश होती है कि जब आपके पास कोई मैसेज सोशल मीडिया पर आया है, व्हाट्सएप पर या कहीं भी, तो अगर वो मैसेज आपके इमोशंस को सडनली इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है, आपको अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया है कोई चीज पढ़कर, है ना, कि ये कैसे हो सकता है इस देश में, या बहुत ज्यादा खुशी हो जाती है कुछ पढ़ करके, अरे वाह ये नेता तो बड़ा बढ़िया काम कर रहा है, तो वहां चेक करने की जरूरत है। जहां वो चीज सामान्य ना लगे, जहां आपके इमोशन में इंस्टेंट कोई वो आप समझ रहे हैं ना, इंस्टेंट कोई बदलाव हो रहा है, वहां आपको फिर थोड़ा सहारा ले लेना चाहिए इंटरनेट का। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल मुजफ्फरनगर राइट्स को लेकर कोई क्लेम किया गया, तो एक बार गूगल कर लीजिए कि उस राइट से जुड़े सरकार ने कोई आंकड़े जारी किए थे क्या, मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े, वहां कितनी मौतें हुई थी, किसकी सरकार थी उस वक्त, है ना। हज हाउस बना था तो क्या वाकई बना था मेरठ में। तो एक बार ये क्रॉस चेक करें, और अगर लगता है कि वो मतलब बहुत ही टिपिकल चीज है, आप उसको फैक्ट चेक नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप हमारी मदद ले सकते हैं। हमारी व्हाट्सएप टिप लाइन है जिसका नंबर आपको बताएंगे प्रतीक आखिर में। व्हाट्सएप टिप लाइन पर हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, ट्विटर पर हमें टैग कर सकते हैं कि ये फेक न्यूज फैल रही है, इसका सच पता लगाएं। पर पहला चेक आपको खुद पर ही करना है। अगर कोई मैसेज आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है तो उसे फॉरवर्ड करने से पहले एक बार क्रॉस चेक कर लें उससे जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स हैं या नहीं, और मीडिया रिपोर्ट्स हैं भी तो वो किसी ऑथेंटिक सोर्स के आधार पर लिखी गई हैं या नहीं, है ना। आजकल वायरल वीडियो के आधार पर भी मीडिया रिपोर्ट्स लिख दी जाती हैं कि इस घटना का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, तो ये इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो रिपोर्ट इस सोर्स के आधार पर लिखी गई है, ये भी चेक करें। यही कुछ 2-3 तरीके हैं। अगर फोटो, अभी जैसे आपने एक बात कही थी कि बहुत आसान हो गया है कुछ भी एडिट कर देना, बिल्कुल। जैसे अगर मुझे ये साबित करना है कि आज वोटिंग हो रही है और यूपी में बूथ कैप्चरिंग हो रही है, मैं यूट्यूब पे जाऊंगा, लिखूंगा बूथ कैप्चरिंग इन इंडिया, कोई भी एक रैंडम वीडियो 2016 का डाउनलोड करूंगा, फिर अपने फेसबुक पे डालूंगा और कैप्शन लिख दूंगा, ये देखिए ये हो रहा है यूपी में, है ना। तो चेक कर लें कि रिसेंटली ऐसा कोई वीडियो आया है या नहीं। इलेक्शन कमीशन का ट्विटर हैंडल एक बार देख लें, और फिर भी अगर आपको वहां तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो फिर क्विंट की वेबकूफ टीम है आपके लिए उसका सच पहुंचाने के लिए। कृतिका, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? नहीं, आई थिंक सिद्धार्थ ने बहुत ही अच्छे वेल राउंडेड तरीके से ऑलमोस्ट सारी चीज कवर कर ली है। एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगी, सबसे इम्पोर्टेंट है जस्ट पॉज बिफोर यू शेयर। कुछ चीज शेयर करने से पहले एक बार सोच लें कि ये सच है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि आप जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीज आगे शेयर कर देते हैं जो एक्चुअली में गलत होती है, सच नहीं होती, चाहे आपका इंटेंशन हो या ना हो, आप शायद उस पर बिलीव करके उसे शेयर कर सकते हैं। और हमने देखा है कि कैसे मिस इन्फॉर्मेशन का इम्पैक्ट होता है लोगों पे, सोसाइटी पे, ग्रुप्स पे। वीव सीन दैट। सो आई थिंक सबसे जरूरी चीज यही है कि हर चीज आपको जो सोशल मीडिया पे आ रही है शायद वो सच ना हो, चाहे वो कभी आपको फनी लगे, चाहे वो बहुत गुस्सा दिलाए, या अगर आपको लगता है कि नहीं ये आई एम नॉट श्योर अबाउट वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम, और इवन इफ यू आर श्योर अबाउट वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम, लाइक इट्स कमिंग टू यू आपके फ्रेंड से, व्हाट्सएप पे भी, पर आपको ये नहीं पता कि ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है उसके पास भी, तो अच्छा है आप एक बार रुकिए,
वेरीफाई कीजिए, उसके बाद उसे शेयर कीजिए। एंड अगेन एज सिद्धार्थ सेड, अगर आपको कुछ भी वेरीफाई कराना है तो आप हमें हमारी व्हाट्सएप टिपलाइन नंबर पे भेज सकते हैं, आप हमें ईमेल लिख सकते हैं, हमारी टीम उसको वेरीफाई करेगी और आप तक सही जानकारी पहुंचाएगी। बिल्कुल, वो व्हाट्सएप नंबर मैं एक बार बता देता हूँ, 9643651818, और जो मेल आईडी है वो है webkoof@thequint.com, webqoof@thequint.com पर आप भेज सकते हैं और हमारी वेबकूफ की टीम सच का पता लगाएगी और आप तक एक फैक्चुअल न्यूज को भेजेगी। तो हमारे दोनों फैक्ट चेकर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, वो यहाँ जुड़े और हमसे ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर की। थैंक यू सो मच कृतिका, एक थैंक चीज यू। बस, सॉरी मैं टोक रहा हूँ, अगर एक चीज और बिल्कुल। मुझे बस, कि जिस स्पीड से आप व्हाट्सएप मैसेज को या वीडियो को फॉरवर्ड करते हैं, उस स्पीड से जो फैक्ट चेक स्टोरीज हैं उन्हें भी थोड़ा फॉरवर्ड करें, ताकि सच को थोड़ा कंपटीशन तो मिले। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा ये भी जरूरी है कि इन चीजों को भी हम लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, कृतिका, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रतीक। धन्यवाद प्रतीक। तो आप सुन रहे थे यूपी चुनाव पर क्विंट हिंदी की पॉडकास्ट सीरीज ये जो यूपी है ना। अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए और इस प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया एपिसोड आने पर आपको अपडेट मिल जाए। इस पॉडकास्ट को आप कई पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं, जैसे गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, जियो सावन, स्पॉटिफाई, गाना और भी कई पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स। तो यूपी चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर को जानने और समझने के लिए जुड़े रहिए क्विंट के साथ।